भाई जो है अपनी नमस्ते वर्ल्ड रोड ट्रिप होने वाली है। इसमें हमें काफ़ी कंट्रीज़ होते हुए निकलना है, जिसके लिए एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर हमें वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट होगी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने चाइना वीज़ा के बारे में बताया था। चाइना के बाद जाने वाले हम भाई मंगोलिया एंड रशिया। भाई जो है अपनी नमस्ते वर्ल्ड रोड ट्रिप होने वाली है। इसमें हमें काफ़ी कंट्रीज़ होते हुए निकलना है, जिसके लिए एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर हमें वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट होगी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने चाइना वीज़ा के बारे में बताया था। चाइना के बाद जाने वाले हम भाई मंगोलिया एंड रशिया। तो दोनों ही कंट्रीज़ के वीज़ा का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे सक्सेसफुली वीज़ा ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी फ़ीस लगने वाली है, सब डिटेल आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भाई एंड तक देखना। और ये जो एक दो वीडियोज़ है आने वाली, ये वीज़ा से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि कई लोगों की डिमांड रहती है कि अनमोल भाई वीज़ाज़ के बारे में ही बताया करो, और मैंने हमेशा से बताई भी है सारी डिटेल। तो इस सीरीज़ में भी वीज़ा के बारे में बात ज़रूर करेंगे। कुछ लोग हो सकता है बोरिंग फील करे, तो भाई वो ये 2-3 वीडियो स्किप कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रोड ट्रिप शुरू हो ही जाएगी। ठीक है जी। अगर तो आपने फर्स्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो मैंने उसमें अपना रूट समझाया था इस ट्रिप का। इस ट्रिप पे हम भाई रशिया ना 3 बार एंटर करने वाले हैं। पहली बार करेंगे मंगोलिया टू रशिया, देन करने वाले हैं हम भाई कजाकिस्तान टू रशिया, फिर तीसरी बार करूंगा मैं जॉर्जिया से रशिया एंटर। तो 3 बार रशिया एंट्री होने वाली है। इसलिए भाई जो सिंगल एंट्री वाला स्टिकर वीज़ा होता है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, वरना बार बार इंडिया कौन आएगा वीज़ा लगवाने के लिए। तो मुझे चाहिए मल्टीपल एंट्री की, मैं कितनी बार भी रशिया चाहूँ तो एंटर कर सकूँ उस वीज़ा की मदद से। और दूसरा भाई रशिया का ई वीज़ा भी होता है, बट लैंड बॉर्डर पे ई वीज़ा काम का नहीं है, हमें स्टिकर वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए 6 मंथ वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री रशिया वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके लिखना है मंगोलिया वीज़ा फॉर इंडियंस, और नीचे करोगे आप तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट आ रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम, तो इसी पे करना। क्योंकि कई फेक वेबसाइट्स भी होती है जो एक तरह से एजेंट्स की वेबसाइट होती है, पर वो नाम इस तरह से ना सेम लिख देते हैं कि आपको लगेगा ओरिजिनल वेबसाइट है, तो उसमें कभी कभी स्कैम हो सकता है आपके साथ। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की देखो इनकी वेबसाइट है, ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक स्टेटस और अप्लाई नाउ 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो चेक स्टेटस बेसिकली जब आप अप्लाई कर चुके हो तो बार बार आपको स्टेटस चेक करना हो कि लगा कि नहीं लगा, तो आप कर सकते हो। और 3 स्टेप है, अप्लाई, पे एंड रिसीव वीज़ा। नीचे देखोगे ना आप, कई ऐसी वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है। अगर आप इन कंट्री में से किसी के नागरिक हो तो आपको मंगोलिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट फ्लाइट या लैंड बॉर्डर पे जाओ और वो आपको पासपोर्ट देख के स्टैम्प मार के एंट्री दे देंगे। तो इसमें कहीं भी इंडिया नहीं है भाई, तो इसका मतलब इंडियंस को ऑब्वियसली लेना पड़ेगा वीज़ा, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो जी, सबसे पहले अप्लाई नाउ पे करते हैं क्लिक। तो 4 चीज़ें मांग रहा है। सबसे पहले तो नेशनैलिटी, मेरी तो भाई इंडियन है तो मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है मेरा, आप अपना देख लेना। अप्लाइंग फॉर टूरिज्म या स्पोर्ट्स कल्चर, तो हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और इस चीज़ का ध्यान रखना सही ईमेल आईडी हो, क्योंकि ईमेल पे आपके जो है वो एक लिंक आएगा वेरीफाई के लिए। ठीक है, तो ये देखो भाई ईमेल आईडी डालते ही हमारा जो ईमेल था उस पर एक ही आ गया है। अब हमें वेरीफाई करने के लिए कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही उस पर कन्फर्म करा, ये यहाँ पे वेबसाइट वापस से खुल गई है और ये बोल रहा है अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट फोटो। जेपीजी पीएनजी फाइल ही चलेगी, पीडीएफ नहीं चलेगी इसमें। तो अपलोड पे करता हूँ भाई। तो अभी भाई जैसे मेरे पास पीडीएफ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ पीडीएफ टू जेपीजी। गूगल करूँगा तो ये आई लव पीडीएफ करके वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे अपनी पीडीएफ डालेंगे। तो ये देखो भाई कन्वर्ट कर रहा है और अब हम डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो भाई पासपोर्ट यहाँ अपलोड कर दिया मैंने, अभी ब्लर कर दिया होगा ये वाला हिस्सा, और इसने खुद से इन्फॉर्मेशन ले लिया बट गलत ले लिया, अनमोल की जगह अनहोल लिख दिया इन्होंने, बताओ। तो अब यहाँ पे हम एडिट करेंगे, अनमोल करेंगे वापस, और जायसवाल की स्पेलिंग सही लिखी है। फिर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी पासपोर्ट में से आप चेक कर लेना फिर से, इसलिए मैं पासपोर्ट लेके बैठा हूँ भाई ताकि वेरीफाई करता रहूँ, क्योंकि सिस्टम कभी कभी गलत डाल देता है खुद से ना। इसके बाद जेंडर भाई मेल सेलेक्ट हो गया है, पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिक डल गया, फिर भी चेक कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक डल गया, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। नेशनैलिटी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ भी मेरा इंडिया ही है। अब ये पूछ रहा है पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, तो ऑब्वियसली इंडिया ही। प्लेस ऑफ बर्थ बेसिकली आपका मेरे ख्याल से सिटी पूछ रहा होगा ये। तो इसमें ना कई वीजाज में ये दिक्कत आ जाती है, जैसे मैं गुड़गांव में पैदा हुआ तो मैं खाली ना गुड़गांव लिख दूंगा, बट मेरे पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ ना पूरा लिखा है गुड़गांव कोमा स्पेस फिर हरियाणा। तो ये आप बिल्कुल भाई अपने पासपोर्ट के हिसाब से जगह डालो जहां पे भी आपकी बर्थ प्लेस है। अगर खाली सिटी लिखा है पासपोर्ट में तो खाली सिटी डालो, लेकिन अगर भाई पूरा लिखा है स्टेट के साथ तो स्टेट के साथ ही डालना, वरना बॉर्डर पे कभी कभी वीज़ा मैच नहीं होता आपके पासपोर्ट से तो दिक्कत कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करते हैं गुड़गांव कोमा हरियाणा डालने की, अगर ये ले लेगा तो अच्छी बात है, वरना कभी कभी क्या होता है कोमा या स्पेस लेता नहीं है कोई फॉर्म, तो नहीं लेगा तो उसमें छोड़ देंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, मैं मैरिड हूँ। अब टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी है।
अब पासपोर्ट इशू डेट, ये अभी इसने लिया नहीं है खुद से, तो ये मुझे डालना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट मांग रहा है, एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। अच्छा, खुद से ही ले लिया। करंट ऑक्यूपेशन बिजनेस, क्योंकि मेरी भाई कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, मेरे पास जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, तो मैं बिजनेसमैन डाल देता हूँ। फिर इसके बाद भाई अपने घर का एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी भी अपने पापा मम्मी भाई बहन का नाम और उनका नंबर डाल सकते हो। फिर उसके बाद जी एड्रेस इन मंगोलिया, तो बेसिकली आपको एक होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। अब आप वो पे भले ही होटल में जाके कर देना, प्री पेमेंट ज़रूरी नहीं है, एक तरह से डमी होटल बुकिंग होती है। तो जो भी होटल बुकिंग है उसकी पीडीएफ भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको, प्लस साथ में उसका पूरा एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी होटल बुकिंग कर ली है, booking.com जैसी वेबसाइट से आप कर सकते हो। 0 कैंसिलेशन होती है और पे एट होटल होता है, तो कोई पैसा वैसा आपका लगता नहीं है। तो मैंने जो होटल बुक करा है भाई वो देख सकते हो, उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा है, तो यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ देखो लिखा हुआ है सुखबतार, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे भाई पूरा एड्रेस। सब डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा वो भी देखते हैं। शायद से ये है 11 खोरोरो, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद भाई ये फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, सेम वही जेपीजी और पीएनजी, तो इस तरह से भाई सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद भाई नीचे ये पूछ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो अब देखो ये क्या क्या ऑप्शन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो टिकट आप अपनी डाल दो, जितनी भी मैंने टिकट करी है भाई डमी टिकट बुक करी है, क्योंकि आपको पता ही है मैं तो बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, बट क्योंकि आप में से कई लोग मतलब मेजोरिटी लोग बाय फ्लाइट ट्रैवल करेंगे, इसलिए मैं वीज़ा आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ बाय फ्लाइट कैसे करते हैं। तो डमी टिकट बुक कर लेना, कई फ्री वेबसाइट भी है, कई आपको 700-800 रुपये डमी टिकट दे देती है, या फुली रिफंडेबल वाली भी कर सकते हो। वैसे तो भाई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, बट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ अगर एम्बेसी कह रही है आपको कि आप कन्फर्म टिकट मत दो, तो आपको फिर कंफर्म जरूरत भी नहीं है देने की, अपना डमी दो भाई, वीज़ा आ जाए तो अपना फिर बुक करो फ्लाइट, वरना नुकसान हो जाए फ़ायदा क्या है ना। तो यहाँ से मैं टिकट अपलोड कर देता हूँ। तो आने जाने की भाई दोनों फ्लाइट टिकट एक ही पीडीएफ में कर देता हूँ। तो भाई ये तो फ्लाइट टिकट भी पीडीएफ में नहीं जेपीजी में मांग रहा है, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम भाई होटल को भी कर लेते हैं जेपीजी में। तो ये दिल्ली से मंगोलिया की कर दी मैंने, अब मंगोलिया से दिल्ली की। इसके अलावा ऐड न्यू फाइल पे जाएंगे भाई, अदर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ होटल कर देते हैं हम। उलन बतार का ही होटल बुक करा है मैंने बस, और कहीं का नहीं दिखाया कुछ भी। फिर अदर में जाएंगे भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वैसे तो ये सब ना भाई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो अपलोड करो ना करो। कई लोगों का भाई जैसे बैंक स्टेटमेंट बिना अपलोड करे भी आ जाता है वीज़ा, कईयों का नहीं भी आता है। तो मैं अपने केस में भाई बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ, और अपने वाइफ के केस में अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी अपलोड कर रहा हूँ कि मैं जो है वो अपनी वाइफ को फंड करने वाला हूँ। वैसे तो उनको भी दिखा सकता था मैं स्टेटमेंट वगैरह, बट ना ही करो तो बढ़िया है, अपना खुद का स्पॉन्सरशिप लेटर डाल दोगे तो केस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा दोगे तो और बढ़िया रहता है। तो अगर आप सिंगल हो, अकेले जा रहे हो, फिर तो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओ, इनफ है। अच्छा सच भाई एक चीज़ की दिक्कत है, ये बैंक स्टेटमेंट मांग तो नहीं रहा है, बट मांग भी रहा होता तो मैं डालूँ कैसे। मेरी तो पीडीएफ में है 20-25 पेज की, और ये मांग रहा है सिर्फ जेपीजी। तो अब एक एक करके सब पेज तो अपलोड कर नहीं सकता, तो इस बार मैं बैंक स्टेटमेंट को स्किप मार रहा हूँ। अगर कुछ भी इनकी रिक्वायरमेंट आती है ईमेल पे तो उस वक्त देखेंगे, ईमेल पे भेज देंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है नहीं भाई जेपीजी में, मतलब पूरी बैंक स्टेटमेंट इतने पेजों की अपलोड करने का। तो अदर को भाई मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब इसके बाद भाई कुछ बेसिक से क्वेश्चन है कि आपने कभी भी कोई क्राइम या ऑफेंस किया है। मैंने तो नहीं किया। कभी भी मुझे मंगोलिया का वीज़ा डिनाइड हुआ है? कभी नहीं हुआ। कभी मैंने मंगोलिया का वीज़ा अप्लाई किया किसी दूसरे नाम के साथ? तो वो भी नहीं किया। इसके बाद मांग रहे कंफर्मेशन ऑफ एड्रेस, तो इसमें क्या आएगा भाई? रिजर्वेशन कंफर्मेशन। अच्छा, तो आपको अपनी होटल की जो बुकिंग है ना वो यहाँ पे डालनी है भाई। ये देखो, ये डालते ही अपलोड का ऑप्शन आ गया है, तो ऊपर से मैं हटा देता हूँ यहाँ से होटल की बुकिंग, एक क्रॉस मार दिया, और होटल की भाई मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अब इसके बाद भाई देख सकते हो आप, ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है ये ऑटोमेटिक वीज़ा आपको 30 दिन का मिलेगा, चाहे आप 5 दिन का जा रहे हो चाहे 6 दिन का जा रहे हो। हालांकि इन्होंने कहीं भी आइटनरी नहीं पूछी थी, पर ये पूछ रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल क्या है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर क्या है। तो ये आप भाई जो आपने डमी फ्लाइट टिकट्स लगाई है ना उसी के हिसाब से डेट लगाना, उल्टी पुल्टी मत कर देना कहीं फ्लाइट टिकट्स अलग डेट पे और यहाँ कुछ और लिख रहे हो। हालांकि ये जो भी आप डेट्स लिख रहे हो जरूरी नहीं आप इन्हीं डेट्स पे जाओ, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलेगा ना भाई वो अराउंड मिलेगा 150 डेज की वैलिडिटी, यानी कि 5 महीने की वैलिडिटी वाला। आज जैसे मान लो मेरा अप्रूव हुआ तो आज से 5 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। उन 5 महीने के बीच में मैं कभी भी मंगोलिया 30 दिनों के लिए जा सकता हूँ। तो इसलिए इन डेट्स की टेंशन मत लेना, बट फ्लाइट की जो आप बुकिंग लगा रहे हो या डमी टिकट लगा रहे हो उससे मैच करवा देना ये डेट। तो जैसे मेरी एक्सपेक्टेड डेट है भाई 26 जुलाई की, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं भाई 26 जुलाई, और डिपार्चर है अराउंड 4 अगस्त का। अब यहाँ पे देखो लिखा आ गया है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन मंगोलिया इज अप टू 9 डेज, और यहाँ डेट लिखी आ गई जो मैंने लिखी है। और वीजा प्रोसेसिंग जो टाइम है वो 48 आवर्स है, यानी कि
2 दिन के अंदर अंदर आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा। 99% चांसेस है अप्रूव ही होता है, क्योंकि मंगोलिया इतने टूरिस्ट जाते नहीं है, तो ये इजीली दे देते हैं। देखा ना आपने, कवर लेटर भी नहीं मांगा, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांग रहे, पीडीएफ में कुछ भी नहीं मांग रहे। बस इनको एक तरह से रिजर्वेशन वाली वो चाहिए कि फ्लाइट कब आओगे कब जाओगे, वो भी डमी टिकट्स, और होटल का एड्रेस चाहिए और उनका एक कन्फर्मेशन पेज चाहिए बस। तो जी नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। अब ये देखो यहाँ पे फिर से लिखा आ गया, योर वीज़ा विल बी वैलिड फॉर 150 डेज। जिस दिन आपका ये वीज़ा इशू होएगा, मान लो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ 4 तारीख को, अगर मुझे ये 6 तारीख को मिलता तो 6 से लेके अगले 5 महीने के बीच में मैं कभी भी जाके आ सकता हूँ। सिंगल एंट्री वीज़ा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका एक्सपायर होता है वीज़ा तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल वापस से चेक करके फिर मैं करता हूँ एक्सेप्ट पे, आगे सबमिट। तो चलो भाई आइए एक्सेप्ट पे करते हैं क्लिक। अब ये सब आपको चीज़ें कुछ कुछ बोल रहा है, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ओके कर दो, फिर करते हैं सबमिट पे क्लिक। अब ये पूछ रहा है पेमेंट मेथड भाई, तो मास्टर कार्ड सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म। और वीज़ा की जो फीस है आप देख सकते हो भाई, सिर्फ $5.15 है, मोटा मोटा आप लगा लो 500 रुपये। जी हाँ भाई, 500 रुपये में आपको मंगोलिया का वीज़ा मिल जाएगा, 5 महीने वैलिडिटी और 30 दिन के स्टे के लिए, जो कि भाई बहुत सही चीज़ है। और ई वीज़ा है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए नहीं, होपफुली बस अप्रूव हो जाए। तो यहाँ देख सकते हो भाई पेमेंट जो अपनी हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल भी आ चुका है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल टेक 3 बिजनेस डेज। यहाँ लिखा है भाई 3, वहाँ लिखा था 48 डेज, मतलब 48 आवर्स यानी 2 डेज। लेटर ऑफ अप्रूवल और डिक्लाइन विल बी सेंड टू द ईमेल यू प्रोवाइडेड। तो मतलब आपका जो वीज़ा है का अप्रूवल है या डिक्लाइन है, जो भी होगा वो यहाँ पे ईमेल पे ही आ जाएगा। और ये रिसिप्ट दे रखी है, इसमें एक नंबर होगा जो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक स्टेटस भी कर सकते हो। बाई चांस आपको 2 या 3 दिन में ईमेल नहीं आता तो यहाँ चेक कर लेना। तो भाई देखते हैं, अब 4 मई को अप्लाई किया है, होपफुली 6 या 7 मई तक आ जाएगा, क्योंकि आज मंडे है ना, तो 3 वर्किंग डेज लाइन वाइज है अपने पास। तो जी सबसे पहले तो अगर आपको रशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, स्टिकर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हम ई वीज़ा की बात नहीं करेंगे। आप ई वीज़ा भी ले सकते हो, बट मैंने ऐसा सुना है कि बाय रोड अगर आप रशिया में एंटर करते हो तो ई वीज़ा वो लोग मना कर देते हैं एंट्री देने से। तो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ रशिया, बट लोगों के एक्सपीरियंस से जो मैंने सुना है तो ई वीज़ा भाई नहीं चलता है, आप भी मत लेकर जाना, चलता होगा तो पता नहीं, बाकी लोगों ने यही बताया। तो इसलिए मैंने भी अपने लिए जो है वो स्टिकर वीज़ा लेने का सोचा था, और स्टिकर वीज़ा भी मैं ले रहा हूँ भाई 6 मंथ मल्टीपल एंट्री। ज़्यादातर लोग लेते हैं भाई 3 मंथ की वैलिडिटी होती है और 1 महीने का स्टे मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए भाई 6 महीने की वैलिडिटी और मल्टीपल एंट्री। क्योंकि मुझे भाई, आपने अगर फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, 3 बार एंटर करना है रशिया। पहले मुझे मंगोलिया से एंटर करना है रशिया, देन उसके बाद मुझे कजाकिस्तान से एंटर करना है, देन मुझे उसके बाद एक बार जॉर्जिया से एंटर करना है। तो 3 बार लिटरली एंट्री होगी मुझे मेरी अगले कुछ महीनों में। तो मैं बार बार इंडिया आके भाई फिर से एक एक वीज़ा ले नहीं सकता था, इससे मतलब बहुत खर्चा हो जाता मेरा फ्लाइट से ऐसे आने में 2 बार। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट कोई बात नहीं, टोटल फीस एंड में पता चलेगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पे अब देख ही सकते हो भाई, हमें लेना है वीज़ा के लिए एक इनविटेशन लेटर। जी हाँ भाई, आपको रशिया वीज़ा लेने के लिए एक इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 2 मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, एक है ये वीज़ा हाउस और दूसरी है goingrus.com। गूगल पे आप सर्च करोगे, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। दूसरा मैंने भी यहाँ से नहीं लिया भाई, तो आप सोच समझ के रिसर्च करके लेना यहाँ से इन्विटेशन लेटर अगर ले रहे हो तो। मैंने एक एजेंट के थ्रू करवाया तो मुझे इन्विटेशन लेटर वहीं पर ही मिल गया था, लेकिन अगर आप खुद से पूरा प्रोसेस करना चाह रहे हो तो उस केस में आप ये goingrus.com और एक ये वीज़ा हाउस यहाँ से ले सकते हो। तो इनका जो आप देख सकते हो, हमने जो सेलेक्ट किया है वो है मल्टीपल एंट्री, लिखा है ना 180 डेज $100 का दे रहे हैं ये वीज़ा हाउस वाले, यानी कि मोटा मोटा 9,500 रुपये का। और गोइंग्रूस वाले देखे तो भाई मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं $70 का। इनका थोड़ा सा सस्ता है, मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो आप देख लेना जहाँ से लेना चाहते हो। फॉर्म भरना बहुत आसान है, वीज़ा वैलिड फ्रॉम, कब से आप वीज़ा की वैलिडिटी चाहते हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये देखो आगे आगे तक आप कर सकते हो भाई। तो कभी की भी आप डेट डाल दो और फिर ये दिखा देगा। जैसे अरे मैं तो 2027 चला गया, तो मान लो मैं 1 जुलाई 2026 से कर रहा हूँ, तो ये अपने को मिलेगा भाई 28 दिसंबर 2026 तक, यानी 6 महीने का। नाम डालना है, फैमिली नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर, सिटीजनशिप। फिर ये पूछ रहे हैं रशियन कॉन्सुलेट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं दिल्ली वाला से करूँगा मैं, क्योंकि गुड़गांव रहता हूँ। पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट की वैलिडिटी डालनी है। अगर 2 लोग जा रहे हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो एक और विजिटर।
फिर सिटीज ऑफ स्टे, आपको यहाँ पे सिटीज भी डालनी है कि किन किन सिटीज में आप जाने वाले हो, जैसे मॉस्को, पीटर्सबर्ग और भी बहुत सारी सिटीज है, तो वो सब आप एड करते जाना। क्योंकि जब आप वीजा के लिए भाई आइटनरी दोगे और कवर लेटर दोगे तो उनको कुछ तो आपको रीजन देना पड़ेगा ना कि आप मल्टीपल एंट्री क्यों मांग रहे हो। क्योंकि मेरे केस में तो भाई जेन्युइन रीजन है, मेरे को बाय रोड एंटर करना है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स रशिया में एंट्री भी ले रहे होंगे, मल्टीपल सिटीज में घूमने भी जाओगे, तो प्रॉपर रीजन तो आपको देना पड़ेगा। तो वो सिटीज आपको यहाँ पे लिखनी है। देन भाई मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना मैंने तो पॉलिसी बाजार से ऑलरेडी ले रखा है इस पूरी रोड ट्रिप के लिए। तो आप 1 साल, ऐसे 1.5 साल, 2 साल का भी ले सकते हो अपने हिसाब से। फिर इनकी ये कुछ फुल वीजा सर्विस है, ये आप स्किप करना। अपना ईमेल डालना है, फोन नंबर डालना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो तो वो डालना है और पेमेंट कर देनी है। आपका इन्विटेशन लेटर आपके ईमेल पे जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये तो भाई फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद आपको जाना है वेबसाइट पे रशिया वीजा की। तो ये वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक डाल दूं वैसे तो सिंपल इसका भी फॉर्म है, थोड़ा सा बड़ा है बट हो जाएगा। कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आप जो भी चाहो ये देख सकते हो, काफी सारी है, हम तो इंग्लिश ही चूज करेंगे। फिर नीचे आपको ये इस पर टिक करना है और कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। देन आपको एक भाई एप्लीकेशन आईडी अलॉट हो जाएगी, ये देखो लिखा है ना 46684550। तो उसके लिए हमें एक पासवर्ड चूज करना है, देन ये कैप्चा डाल के और सबमिट करना है। देन उसके बाद जी हमें जाना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो इंडियन, तो इंडिया कर देते हैं चूज। फिर ये पूछ रहा है यूएसएसआर या रशिया की आपके पास कभी नेशनैलिटी थी, तो नो करना है, मेरे पास तो नहीं थी भाई। पर्पस ऑफ विजिट हमें चूज करना है टूरिज्म। देन पर्पस ऑफ विजिट हो गया। वीजा कैटेगरी अब ये है कॉमन टूरिस्ट। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, हमारी मल्टीपल एंट्री है। फिर ये पूछ रहा है डेट ऑफ एंट्री इन रशिया, तो वो आप अपने हिसाब से डेट डाल देना जब की भी है। जैसे मैं सितंबर डाल देता हूँ भाई 10 तारीख 2026। और एग्जिट की मैं डाल देता हूँ, पहली एंट्री में मेरे को 10 दिन चाहिए, तो 20 सितंबर 2026। वो अपने आप आइटनरी के हिसाब से जो भी है डाल देना। नेक्स्ट करते हैं। सरनेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है आपका कभी पहले कोई और नाम था, तो नो भाई मेरे केस में नहीं था। मेल यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप लिख देना जो भी आपके पासपोर्ट में, पासपोर्ट से मैचिंग होनी चाहिए डिटेल। पासपोर्ट से अगर अलग लिख दिया, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पासपोर्ट में मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है गुड़गांव कोमा हरियाणा, कई लोगों का हो सकता है खाली गुड़गांव हो, दिल्ली हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे खाली गुड़गांव भर दिया और हरियाणा नहीं भरा, तो वीजा में मेरा खाली गुड़गांव भरा हुआ आएगा और वो मिसमैच हो सकती है। कुछ देशों के वीजा में बहुत दिक्कत हो जाती है इस चीज को लेके। तो एग्जैक्ट वही लिखना भाई जो आपका पासपोर्ट में मेंशन हो। फिर ये पूछ रहा अगर रशिया में बोर्न हो तो यस करो, मैं तो नहीं हूँ भैया, नो। साथ साथ सेव ड्राफ्ट भी करते जाना और नेक्स्ट भी करते जाना। फिर ये पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है आपका, डेट ऑफ इशू पूछ रहा है, डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ रहा है। फिर ये पूछ रहा है भाई विच इंस्टीट्यूशन आर यू गोइंग टू विजिट। तो अगर आपका बिजनेस वीजा है तो आप शायद डालना इसमें, बट हमारे केस में इसको नन करेंगे। फिर ये आइटनरी पूछ रहा है भाई सिटी कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो 2-3 अलग अलग सिटीज डाल देना यहाँ। फिर ये बोल रहा है आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेरे पास है, यस। डिटेल डालने को बोल रहा है, थोड़ा अपना नंबर उसका डाल देना। फिर ये पूछ रहा है कभी आप रशिया गए हो, तो मैं तो नहीं गया, आप गए हो तो यस कर देना। नेक्स्ट पे करते क्लिक। देन आपका परमानेंट एड्रेस, आपका फोन नंबर, फैक्स वैक्स है, ईमेल, ये सब मैंडेटरी नहीं है, ईमेल तो डाल ही देना। फिर ये पूछ रहा अगर आप अभी पढ़ाई करते हो या कोई वर्क करते हो, तो यस कर दिया। अपनी कंपनी का नाम, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना है, पोजीशन डालनी है, एड्रेस डालना है कंपनी का, उनका मोबाइल नंबर डालना है, फैक्स ईमेल मैंडेटरी नहीं है। फिर पूछ रहा है 16 साल से अंदर के कोई चिल्ड्रन आपके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके ही पासपोर्ट पे, तो नो करते हैं। कोई रशिया में रिलेटिव है, नहीं जी मेरे नहीं है, आप जो भी अपने हिसाब से भर लेना। फिर ये पूछ रहा है भाई किस जगह से आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो मैं रशिया वीजा सेंटर न्यू दिल्ली आप देख सकते हो, ये यहाँ से अप्लाई करने वाला हूँ, आप अपनी सिटी के हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। फिर ये भाई इन्फॉर्मेशन आ गई है पूरी, आप एक बार अच्छे से रीड करके उसके बाद जो है सेव एंड सबमिट कर देना यहाँ पे। देन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट A4 लिखा हुआ है, ये डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म अपना, और आपका ये फॉर्म का काम हो गया है। तो ये था भाई इस वीजा का सेकंड स्टेप। पहला हमने इनविटेशन लेटर लिया, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा, क्योंकि कुछ फॉर्म कंट्रीज के आपको पेन से भरने होते हैं फॉर्म डाउनलोड करके। रशिया के केस में पूरा ऑनलाइन फॉर्म था, अब वो फॉर्म प्रिंट आउट आप निकाल के अपना लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए लेनी पड़ेगी पहले एक अपॉइंटमेंट, जो है भाई ये वाली वेबसाइट russiavisacenter.com, इसका भी लिंक डाल दूंगा। फिर ये पूछ रहा है भाई रेजिडेंट किस कंट्री के हो, तो हम चूज कर लेते हैं इंडिया और गो पे करते हैं क्लिक। ये हटा देते हैं। ऊपर लिखा है वीजा सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया है अपने पास टूरिस्ट वीजा। फिर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई इन पर्सन, तो इस पे हमें क्लिक करना है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ना विजिट दी एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पे जाके क्लिक करना है क्लिक हेयर टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो ये क्लिक करते ही ये फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, लोकेशन दिल्ली है मेरी, एप्लीकेंट टाइप
इंडिविजुअल हूँ मैं, ट्रैवल एजेंट होंगे तो ट्रैवल एजेंट। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1 है। ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म ईमेल करना है। ये सब करते ही भाई यहाँ पे देखो कैलेंडर खुल जाएगा। अब आपको जो है वो एक डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे कि कई डेट्स तो भाई अवेलेबल ही नहीं है। अभी मेरे को मिल रही है फिलहाल 30 जून की, कुछ ही दिन बाद की, 9 बजे से लेके 11:15 का। और ये देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है एक स्लॉट खाली है, एक स्लॉट खाली है। तो यहाँ पे मैं 11:15 का टाइम चूज करके नेक्स्ट करूंगा। इसमें भी भाई ये सब कुछ भरना है। नेशनैलिटी सबसे पहले, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब भाई वही भरना जो फॉर्म में आपने भरा था। मिसमैच हुआ तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट में फिर एंट्री नहीं मिलेगी। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डेट की एक्सपायरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और वीज़ा टाइप में जाओगे तो टूरिस्ट वीज़ा। ये सब करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुकी है। सारी डिटेल जो आपको ईमेल पे मिल जाएगी। तो आपने देखा भाई, ना तो वीज़ा फॉर्म भरने में कोई फीस लगी, ना ही अपॉइंटमेंट लेने में कोई फीस लगी, क्योंकि सब फीस जो है वो आपको पे करनी है वहां पर जाकर। जी हाँ भाई, यहाँ पर ऑनलाइन कुछ फीस नहीं है, बस जो इन्विटेशन लेटर था उसके पैसे देने पड़े हैं। अब फीस की भी बारे में बात कर लेते हैं। तो गूगल के अकॉर्डिंग सिंगल एंट्री जो है वो है 7,440 रुपीज़, डबल एंट्री है 11,900 रुपीज़, और मल्टीपल एंट्री है भाई 22,320 रुपीज़। और अगर अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करते हो जो शायद से जल्दी मिल जाता है काफ़ी, वो तो उसकी तो फीस है भाई 44,640 रुपीज़, बहुत ही महंगा है। तो आप ये देख सकते हो, ई वीज़ा सबसे सस्ता है 4,361। अगर आप बाय फ्लाइट रशिया जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है ई वीज़ा लो और अपना घूम फिर के 15-20 दिन 30 दिन तक में अपना वापस इंडिया आ जाओ। बट अगर आपको हमारी तरह बाय रोड जाना है तो स्टिकर वीज़ा लो, और ज़्यादा ही बार एंट्री लेनी है हमारी तरह तो फिर मल्टीपल एंट्री वाला स्टिकर वीज़ा लो, जो 22,320 रुपये फीस है। यहाँ देखो लिखा भी है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग जो है 4 से 20 दिन तक लग जाते हैं, और जो अर्जेंट है वो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाएगा। वीज़ा नहीं आएगा भाई, डिसीजन आएगा। वीज़ा डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होते हैं रशिया वीज़ा लेने के लिए। तो मैंने एजेंट को जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैं आपको फटाफट से वो बताता हूँ। सबसे पहले इन्विटेशन लेटर नेसेसरी है भाई। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी है। तीसरा, जो आपकी अपॉइंटमेंट का एक PDF आया होगा ईमेल पे, वो प्रिंट आउट निकालना है। देन भाई आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 कंप्लीट ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक में स्टिकर वीज़ा लगेगा और एक में स्टैंप एग्जिट एंट्री का लगेगा जब आप जाओगे। पासपोर्ट की कॉपीज देनी है, 1-2 अच्छे से निकाल देना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसकी भाई डायमेंशन है वो है 35 mm बाय 45 mm की, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मैट फिनिश की होनी चाहिए, 80% फेस क्लोजअप में दिखना चाहिए। मैट फिनिश है भाई, याद रखना, ग्लोसी नहीं। इसके अलावा एक आपको कवर लेटर बनाना है जो बड़ा बेसिक है। मेरी काफी वीडियोस में मैंने जो वीजा वाली होती है उनमें बताया है, जैसे यूके का वीजा बताया था आपको पहले लंदन ट्रिप के दौरान, फिर यूरोप वीजा में भी पूरा कवर लेटर लिखना बताया था, तो आप वहां से देख सकते हो। एक अच्छा सा कवर लेटर डिटेल में बताना है क्यों आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए, किन किन एंट्री पॉइंट से आप जाने वाले हो, बाय फ्लाइट, बाय लैंड, या जो भी आपका। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस एक दिखाना है भाई, मिनिमम 30,000 यूरोज़ की कवरेज होनी चाहिए। और अपना कंफर्म्ड एयर टिकट्स, अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो और बाय रोड जा रहे हो तो उसमें कोई टिकट्स नहीं देनी, सिर्फ आपको अपना कवर लेटर में लिखना है कि मैं बाय रोड ऐसे ऐसे एंटर कर रहा हूँ। और उस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिस कंट्री से आप एंट्री ले रहे हो, जैसे मैं मंगोलिया से ले रहा हूँ, तो पहले मंगोलिया का वीज़ा भी दिखा दो उनको इसमें, मतलब एक कॉपी लगा दो उसकी। और रशिया से मैं जा रहा हूँ मान लो कजाकिस्तान, तो मैं कजाकिस्तान का, हमें तो वीज़ा चाहिए नहीं इंडियंस को, बट अगर आप किसी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ का वीज़ा की भी कॉपी लगा देना, तो उस केस में आपको फ्लाइट टिकट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फ्लाइट टिकट्स है तो सिंपल दिखाओ, वीजा दिखाने की जरूरत ही नहीं है बाकी देशों की। फिर इसके अलावा भाई डे बाय डे आइटनरी बनानी है, किस दिन एंट्री करोगे, किस दिन एग्जिट करोगे, और उन पूरे दिनों में कहां कहां किस किस जगह पे जाने वाले हो, और साथ ही साथ में होटल बुकिंग्स भी सारे दिनों की देनी है। अब रशिया में चल रहा है भाई यूक्रेन रशिया वाला वॉर कई सालों से, तो इसलिए वहां पर जितनी भी मेन टूरिस्ट वाली वेबसाइट्स है वो वर्क नहीं करती है। booking.com हो गया, अगोडा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, एयरबीएनबी हो गया, ये सबसे आप होटल बुक नहीं कर पाओगे। रशिया के लिए अगर आपको होटल्स की बुकिंग करनी है तो एक शायद से trip.com पे आपको रशिया के होटल्स मिल पा रहे हैं, और एक तो कोई रशियन वेबसाइट ही है, वो मैं अगर मुझे लिंक याद आ गया तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां से आप होटल बुकिंग फ्री वाले कर सकते हो। मतलब कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको होटल जाके ही पे करना है, अगर वीजा मिलता तभी जाओगे, वरना कैंसिल कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा भाई एक आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके चले जाना, जिसमें अगर आप मल्टीपल एंट्री मांग रहे हो तो 3-4 लाख रुपए रख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग केस। और 6 महीने से पिछले
अपना बनते आए हो, वो मतलब ऐसा ऐसे ना हो कि वीज़ा के एक दिन पहले ही डलवा रहे हो, तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग हो सकता है। तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स थे भाई। खुद से करोगे तो आपको मैंने फीस पूरी बता दी है, इन्विटेशन लेटर वगैरह मिला के 30-31 हज़ार रुपये में आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू करवाते हो तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये अपना कमीशन भी ऊपर का ले लेते हैं, तो 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप एजेंट का नंबर चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको भेज दूंगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगी भाई वो मैसेज कर ही देंगे, वरना फिर लोग परेशान करते हैं एजेंट को भी फ़ोन कर करके कि उनका नंबर दे दो, समझ रहे हो आप। तो इसलिए जो ज़रूरतमंद है भाई वो इंस्टा पे मैसेज करना, वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई देके उनका नंबर दे दूँ, तो आप उनसे डायरेक्ट करवाना चाहो करवा सकते हो। आपका थोड़ा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, ये फॉर्म वॉर्म भी सब वही भर देंगे और पैसे लेंगे बस थोड़े एक्स्ट्रा, है ना, वो आपकी इच्छा है भैया। मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी थी, मैं था भी नहीं यहाँ पर, तो मैंने इसलिए एजेंट की मदद ली और उन्होंने करवा के दे दिया। मेरा शायद से 13-14 दिन में पासपोर्ट आ गया था, वर्किंग डेज़ में, तो इतना टाइम तो लग जाता है भाई। हाँ ये है कभी कभी थोड़ा जल्दी भी मिल जाता है जब एम्बेसी वाले खाली बैठे होंगे, पर जब उनकी डिमांड आ रही है वीज़ाज़ की तो थोड़ा टाइम भी लगता है ना। तो भाई मेरा मंगोलिया एंड रशिया दोनों का वीज़ा जो है वो आ चुका है, मंगोलिया का ई वीज़ा और रशिया का स्टिकर वीज़ा, 6 महीने वैलिडिटी एंड मल्टीपल एंट्री वाला। तो अब आराम से मैं रशिया 3 बार एंट्री एग्जिट ले सकता हूँ, और साथ ही साथ में भाई मंगोलिया तो एक ही बार एंट्री लेनी है और उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको बताना भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो मेंबरशिप और कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था वो ज़रूर आप लोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।